दोस्तों, मेरा नाम शीला है। मेरी उम्र 29 साल है। मेरी शादी मेरे घर वालों ने 21 की उम्र में ही करा दी थी। मेरे पति का नाम रवि है। रवि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और महीनों महीनों के लिए घर से बाहर रहते हैं। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी कहानी लाई हूँ जिसे पढ़कर आप लोग अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे। ये कहानी मेरे और मेरे पति के बचपन के दोस्त के साथ हुई घटना पर आधारित है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा रंग एकदम गोरा है और मैं बहुत ही कातिलाना है। ऐसा मेरा नहीं, मेरे चाहने वालों का कहना है। उस दिन मैं अपनी साड़ी लपेट चुकी थी और बालों को आखिरी स्वरूप दे रही थी कि तभी सासू माँ की आवाज़ आई, तैयार हुई या नहीं? सब लोग आ चुके होंगे, ज़्यादा देर नहीं करते अब। मैं तुरंत कंघा नीचे रखते हुए बोली, हो गया बस, और कमरे से बाहर निकल गई। सासू जी तैयार थीं पड़ोसी के यहाँ एक रात्रि जागरण में जाने के लिए। मैंने तुरंत कमरे को ताला लगाया और सासू जी के साथ पैदल घर से निकल पड़ी। सासू जी कुछ बोलती हुई चल रही थीं, पर मैं किन्हीं और ख्यालों में थी। पति को दूसरे शहर गए 4 महीने हो चुके थे और मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। विरह के कुछ महीने काट रही थी। 10 मिनट के बाद ही हम पड़ोस के मकान के सामने खड़े थे। अंदर काफ़ी चहल पहल थी। रात्रि जागरण का माहौल बन चुका था। एक बड़े हाल में सारे पुरुष लोगों के लिए व्यवस्था थी। वहाँ की मेरी भाभी, सहेलियाँ दूसरे थोड़े छोटे कमरे में थीं अपने पीहर और घनिष्ठ सहेलियों के साथ। इसलिए थोड़े अभिवादन के बाद मैंने उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। अंदर एक बड़े कमरे में सारी औरतें बैठी बातों में मशगूल थीं। हमारे आते ही उन्होंने स्वागत किया और हम लोग बैठ गए। कुछ औरतें बातों में मग्न थीं, कुछ ने सोने की तैयारी कर ली थी। पता चला कि पूजा आरती का कार्यक्रम सुबह 5 बजे होने वाला है। मैं अपने पुराने दिनों और विचारों में खो गई और अब मध्य रात्रि होने वाली थी। अब तक सारी औरतें और पुरुष सो चुके थे, शायद सुबह 5 बजे उठने की तैयारी में। मगर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। भीड़ भरा माहौल देखकर मेरी नींद वैसे भी जा चुकी थी। मैं कमरे से बाहर लघु शंका के बहाने किसी तरह औरतों के पांव बचाते हुए बाहर निकली। तभी सामने रोहित दिखाई दिया, जिसका ये घर था। एक हंसमुख और मुखर स्वभाव का युवक, मेरे पति का हमउम्र। जब भी किसी फंक्शन में जाता अपनी बातों से वो समा बांध लेता। मुझे ऐसे व्यक्तित्व हमेशा आकर्षित करते। पिछली बार जब कुछ महीने अपने पति से दूर थी, तब जब भी वो मिलता मेरी कुशल क्षेम जरूर पूछता और मदद के लिए पूछता, मगर कभी उसे मदद का मौका नहीं दिया। मुझे देखते ही उसने हंसते हुए सवाल दाग दिया कि मेरे पति कब आने वाले हैं। मुझे भी पक्का पता नहीं था, पर बोल दिया कुछ और महीने लगेंगे। फिर उसने पूछा कि मैं अब तक सोई क्यों नहीं, जबकि सारे लोग सो चुके थे। उसने मुझे सुबह 5 बजे के प्रोग्राम के बारे में बताया। मैंने उसे समझाया, इस भीड़ में मैं नहीं सो सकती। उसको मुझ पर दया आई और कुछ सोचने लगा। उसकी इस उधेड़बुन को देखते हुए मैंने एक सवाल दाग दिया, आप अब तक क्यों नहीं सोए? उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर गई और हाथ में पकड़ी कंबल को थोड़ा उठाते हुए बोला कि उसने अपने सोने का एक विशेष प्रबंध किया है घर की छत पर। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा, छत पर तो बहुत मच्छर होंगे और सुबह होने तक ठंड भी बढ़ जाएगी। वो मेरे सवालों के जवाब के साथ तुरंत तैयार था। उसने बताया कि उसने मच्छरदानी का इंतजाम पहले से कर लिया है और ठंड के लिए कंबल लेने ही आया था। ये कंबल भी उसने किसी और सोते हुए व्यक्ति के सिरहाने से निकाल कर लिया है। मैं उसकी इस शरारत पर खिलखिला पड़ी। मेरे चेहरे पर हंसी देखकर उसको अच्छा लगा और मुझे मदद के रास्ते सोचने लगा। मैंने मजाक करते हुए कहा, आपके लिए अच्छा है कि विशेष इंतजाम है, पर हमारा क्या? ये बात उसके दिल को लगी। उसने मुझे सुझाव दिया कि मैं छत पर मच्छरदानी में सो जाऊं। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, पर वो इस बात पर गंभीर था। अब उसने और ज्यादा आग्रह किया तो मैंने उसको टालने के लिए बोल दिया, फिर आप कहाँ सोएंगे? उसने बोला कि वो नीचे ही सो जाएगा, पुरुषों के कमरे में। मैंने उसका प्रस्ताव ये कहते हुए ठुकरा दिया, ये नहीं हो सकता। सारी महिलाएं यहाँ हैं, मैं वहाँ अकेली जाऊंगी और किसी को पता लगा तो अच्छा नहीं होगा। उसने बताया कि छत पर कोई नहीं है और मैं छत के दरवाजे को अंदर से बंद करके सो सकती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा और सुबह सबके जागने तक वापस नीचे आ सकती हूँ। मुझे और कुछ न सूझा तो बहाना मार दिया, मैं वहाँ अकेले नहीं सो सकती, डर लगता है। कुछ सोचने के बाद वो बोला कि वो मेरे साथ सो जाएगा। उसके ये कहते ही एक चुप्पी सी छा गई। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया और तुरंत अपनी बात सुधारते हुए बोला कि वो पास में ही दूसरा बिस्तर लगाकर सो जाएगा। मैंने तुरंत मना कर दिया कि मेरी वजह से मैं उसको मच्छरों का भोजन नहीं बना सकती। वो अपने आप को लाचार महसूस करने लगा। हमेशा मदद के लिए ऑफर करने वाला आज मदद मांगने पर नहीं कर पा रहा था। उसने अपना आखिरी प्रस्ताव रखा, मच्छरदानी पलंग के साइज की है जिसमें 2 लोग आसानी से सो सकते हैं और अगर मुझे आपत्ति ना हो तो हम दोनों वहाँ सो सकते हैं। मेरे हाँ कहने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, पर अब उसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि अगर मैं उस पर थोड़ा सा भी भरोसा करती हूँ तो हाँ कर दूँ। अब मैं बुरी तरह फंस चुकी थी, न हाँ कह सकती थी न ना कह सकती थी। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। ऐसा नहीं था कि मैं उस पर भरोसा नहीं करती थी, परंतु ये समाज, अगर किसी को पता चल गया तो कुछ न होते हुए भी मुझे बहुत कुछ होने वाला था। अपने पति को मैं क्या जवाब दूंगी? मैं हाँ या ना कुछ कह पाती उसके पहले ही उसने मुझे निर्देश दिया कि मैं अपनी सासू जी को बोल दूं कि मैं दूसरे कमरे में भाभी उसकी पत्नी के साथ सो रही हूँ और फिर मैं छत पर आ जाऊँ, वो मेरा इंतजार करेगा। ये कहते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चला गया। मेरे पाँव अब जम गए। फिर मैं औरतों वाले कमरे की तरफ गई। सासू जी दूसरे कोने में सो रही थी और उन तक पहुंचने के लिए काफी लोगों को लांघ कर जाना था। मैंने सासू जी की नींद खराब करना ठीक नहीं समझा। मैं मुड़कर सीढ़ियों की तरफ भारी कदमों से बढ़ने लगी। किसी तरह बेमन से मैं छत पर पहुंची। वहां वो मेरा इंतजार कर रहा था। उसने छत के दरवाजे पर कुंडी लगाते हुए मुझे आश्वासन दिया, चिंता न करो, किसी को पता नहीं चलेगा। उसने अच्छे से गद्दा लगा रखा था और मच्छरदानी के अंदर 2 तकिए लगे हुए थे। कहीं से उसने मेरे लिए दूसरे तकिए का इंतजाम कर लिया था, शायद फिर किसी के सिर के नीचे से खींचकर। अब हम दोनों एक ही बिस्तर पर आसपास लेटे आसमान को निहार रहे थे। चांदनी रात थी, आसमान साफ था, तारों से भरा हुआ था। बहुत खुशनुमा रात का मौसम था। हल्की सी हवा चल रही थी, पर ठंड शुरू नहीं हुई थी, इसलिए कंबल एक कोने में पड़ा था। थोड़ी देर हम ऐसे ही बातें करते रहे, फिर थोड़ी खामोशी और पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। अचानक मैंने अपने सीने पर कुछ हलचल महसूस की और मेरी नींद टूट गई, पर आंखें अभी भी बंद ही थीं। मैंने महसूस किया कि कुछ उंगलियां मेरे हुक को खोल रही हैं। मैं डर से कांप उठी। क्या ये उसी की हरकत है? अब मैं क्या कर सकती थी? अगर चिल्लाई तो लोग पूछेंगे कि मैं यहाँ अकेले क्यों आई और मुझ पर ही शक करेंगे। मैंने आंखें बंद किए हुए ही कुछ इंतजार करना ठीक समझा। तब तक सारे हुक खुल चुके थे और मेरे अंदर कुछ हवा प्रवेश कर गई। मैं फिर से कांप उठी और एक अनिष्ट की आशंका से गिर गई। अब मैं इंतजार करने लगी कि आगे क्या गलत होने वाला है। अब उसका हाथ मेरे पेट पर था। पूरे 4 महीने बाद किसी पुरुष ने मुझे छुआ था। पूरे शरीर में एक तरंग सी दौड़ गई। कुछ मजा भी आ रहा था, पर डर ज्यादा था।
मैंने चैन की सांस ली। इस बात की मुझे खुशी थी। कुछ मिनट ऐसे ही निकल गए और वो मेरी कमर और ऊपरी सीने पर ऐसे ही हाथ मलता रहा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि कुछ होने वाला नहीं तो उसने मेरे ब्लाउज के हुक वापस लगा दिए। मैंने चैन की लंबी सांस ली और थोड़ी देर बाद कब फिर आंख लग गई पता ही नहीं चला। मेरी नींद में दूसरी बार व्यवधान आया। इस बार मैं करवट लेकर उसकी ओर पीठ करके सोई हुई थी, इसलिए आंखें खोली। अभी भी गहरी चांदनी रात थी और नींद खुलने का कारण वही था, पर थोड़ी देर हो चुकी थी। सारे हुक खुल चुके थे। फिर से मेरे अंदर डर की लहर कौंध गई कि इस बार कैसे बचूंगी, क्योंकि मैं करवट लेकर सोई हुई थी और ब्रैक हुक उसकी तरफ था। कुछ सोच पाती उसके पहले ही खट की आवाज से ब्रा का हुक खुल चुका था और अचानक सीने कर कस के बांधा हुआ प्रोटेक्शन ढीला हो चुका था। मैंने एक साए को अपने चेहरे की तरफ आते महसूस किया और तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। उस साए में मैंने महसूस किया कि अब वो मेरे शरीर के उस भाग को घूर रहा है जिसे देखने की असफल कोशिश उसने कुछ देर पहले ही की थी, पर अब वो कामयाब हो चुका था। मैं अपने आप को कोसने लगी कि क्यों मैंने करवट ली और उससे भी पहले क्यों मैं उसको ना नहीं बोल पाई छत पर आने के लिए। पर अब क्या हो सकता था, या अब भी बहुत कुछ रोका जा सकता था। अगले कुछ क्षणों के बाद उसने एक हाथ से मेरे एक को दबोच लिया था। मैं अंदर से पूरी तरह से हर गई थी, पर मैं कुछ बोलने या करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और ये प्रार्थना करने लगी कि इससे बुरा कुछ न हो, या शायद अंदर ही अंदर कहीं से ये चाहती थी कि 4 महीने के एकांतवास को टूटने दिया जाए। शायद मैं कुछ निर्णय नहीं ले पा रही थी और खुद को भाग्य के हाथों छोड़ दिया था। अब मुझे एहसास हो चुका था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है और आत्मसमर्पण कर देना चाहिए या तुरंत उठकर फटकार लगा देनी चाहिए कि उसकी ये हिम्मत कैसे हुई। फिर किसी डर की आशंका से या काफी समय से शरीर की जरूरत पूरी नहीं होने की वजह से मैं चुपचाप लेटी रही। मेरे शरीर को देखकर अब शायद उसका अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहा था और पीछे से उसका शरीर मुझसे चिपका हुआ था और रह रहकर रगड़ रहा था। पति के अलावा पहली बार किसी पुरुष प्रवेश करने वाला था। थोड़ी देर बाद वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। रोहित ने सारी हद पार कर दी और वो अब मेरे पति के जैसे ही मेरे साथ वो सब मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी और हम दोनों की आहें एक ही सुर में छपाकों की आवाज से ताल मिला रही थी। इतनी देर करने के बाद भी उसकी शक्ति क्षीण नहीं हुई थी और उसी गति से उसके झटके निर्बाध जारी थे। थोड़ी देर बाद मैंने एक गर्म लावा महसूस किया। मेरे पति का दोस्त, उसने अपना सारा पानी छोड़ दिया था। वो कुछ देर तक ऐसे ही निढाल पड़ा रहा। सारी प्रतिक्रियाएं शांत हो चुकी थीं, जैसे एक तूफान के बाद की शांति। अब भी वो मुझे जकड़े हुए था और उसका एक हिस्सा मेरे शरीर में था। उस दिन पूरी रात 4 बार हो गया और मेरा गर्भ ठहर गया। मैं माँ बन गई। पति भी खुश, सास ससुर भी खुश और पति का दोस्त भी खुश, क्योंकि ये उसी का तो था और जब भी मौका मिलता है हम इसे ही होटल में मिलकर मजा लेते हैं। ये करना अच्छा तो नहीं, पर क्या करूं, मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते, मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। ये माफी के लायक तो नहीं, पर हर औरत की जरूरत होती है। क्या ये सही है या नहीं, कमेंट करके बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।